जब हम आज भी ट्रेन कहते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? लंबा सफर, स्टेशन पर इंतजार और डिले, है ना? लेकिन जरा एक पल सोचिए, मुंबई से अहमदाबाद तक जिस यात्रा में पूरा दिन लग जाता है, अब सिर्फ 2 घंटे। ये सुनते ही सबसे पहला सवाल यही आता है, क्या ये सच में पॉसिबल है? क्योंकि ये कोई साधारण ट्रेन नहीं है। ये भारत में अब तक देखा गया कोई कॉन्सेप्ट नहीं, इंडियाज फर्स्ट बुलेट ट्रेन। ये सिर्फ एक अनाउंसमेंट वीडियो नहीं है और न ही कोई आने वाली जैसी बात है। इसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट माना जाता है। 2027 अगस्त 15, इंडिपेंडेंस डे, इसी दिन ये ट्रेन पटरी पर चलेगी। ये बात रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने ऑफिशियली कही है। इस प्रोजेक्ट को इंटरेस्टिंग बनाता है एक कारण, ये सिर्फ एक फास्ट ट्रेन नहीं है, ये एक टेक्नोलॉजी शिफ्ट है। जापान से आई हुई शिंकानसेन टेक्नोलॉजी। यहां बात सिर्फ स्पीड की नहीं है, सेफ्टी, प्रिसिशन और डिसिप्लिन सब मिलकर एक कंप्लीट सिस्टम बनाते हैं। भारत इतना बड़ा बदलाव कम समय में जल्दबाजी से करने के बजाय स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा है, और यही अप्रोच ज्यादा स्मार्ट लगती है। क्योंकि अगर ये सफल हुआ तो ये सिर्फ एक रूट तक सीमित नहीं रहेगा। ट्रैवल कल्चर बदलेगा, बिजनेस की स्पीड बदलेगी, फ्यूचर रेल प्रोजेक्ट्स की डेफिनेशन ही बदल जाएगी। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं, ये प्रोजेक्ट कहां से शुरू होता है, पूरे रूट को एक साथ क्यों नहीं खोला जा रहा, जापान टेक्नोलॉजी असल में क्या है और इससे भारत में क्या बदलाव आने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप मत कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ एक ट्रेन की कहानी नहीं है, ये भारत की आगे बढ़ती हुई रफ्तार की कहानी है। यहां कई लोगों को एक कंफ्यूजन हो सकता है, जब हम बुलेट ट्रेन कहते हैं तो क्या ये एक सिंगल ट्रेन है या फिर सिर्फ एक आइडिया? लेकिन हकीकत यह है, इसकी एक प्रॉपर आइडेंटिटी है, मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, और शॉर्ट में इसे महसर कहा जाता है। ये सिर्फ 2 शहरों को जोड़ने वाली कोई लाइन नहीं है, करीब 508 किलोमीटर लंबा एक कंप्लीटली न्यू रेल कॉरिडोर है। ये रूट महाराष्ट्र, गुजरात और दादरा एंड नागर हवेली से होकर गुजरता है। यहां एक बात खास तौर पर ध्यान देने वाली है, ये किसी पुराने रेलवे ट्रैक को अपग्रेड करने का प्रोजेक्ट नहीं है। ये पूरी तरह से एक डिफरेंट लीग का सिस्टम है, क्योंकि इसमें इस्तेमाल हो रही है जापानीज शिंकानसेन टेक्नोलॉजी, दुनिया भर में स्पीड और सेफ्टी दोनों के लिए मशहूर सिस्टम। अब स्पीड की बात करें तो ये सिर्फ थोड़ा तेज होने की बात नहीं है, 300 से 320 किलोमीटर पर आवर तक। जरा सोचिए, आज मुंबई से अहमदाबाद का सफर 6, 7, कभी कभी 8 घंटे तक ले लेता है। वही यात्रा आगे चलकर 2 घंटे से भी कम में पूरी होगी। ये सिर्फ टाइम सेविंग नहीं है, ये हमारे ट्रैवल करने के माइंडसेट को ही बदलने वाली बात है। मेरे हिसाब से भारत में अब तक ऐसा ट्रांसपोर्ट एक्सपीरियंस देखने को नहीं मिला है, क्योंकि ये सिर्फ फास्ट ट्रेन के लेवल तक सीमित नहीं है। स्पीड, टेक्नोलॉजी और प्लानिंग तीनों को एक साथ लेकर चलने वाला एक कंप्लीटली न्यू लेवल सिस्टम है। इसीलिए इस प्रोजेक्ट को सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर न्यूज की तरह देखना सही नहीं होगा। ये इस बात का संकेत है कि फ्यूचर इंडिया किस तरह मूव करने वाला है। इतनी तेज चलने वाली ये ट्रेन कहां कहां रुकेगी, ये भी देख लेते हैं। इस बुलेट ट्रेन राउट पर कुल 12 स्टेशन होंगे, लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात यह है, ये कोई रैंडम लोकेशंस नहीं है। शुरुआत होगी मुंबई के बीकेसी से, फिर थाने, विरार, और उसके बाद गुजरात में वापी, सूरत, भरूच, वडोदरा, और अंत में अहमदाबाद, साबरमती। इन नामों को सुनते ही एक क्लियर पैटर्न समझ में आने लगता है। ये टूरिस्ट प्लेसेस को जोड़ने वाली लाइन नहीं है, ये भारत के इंडस्ट्रियल सिटीज, बिजनेस हब्स, इकोनॉमिक सेंटर्स को एक स्ट्रेट लाइन में जोड़ने वाला कॉरिडोर है। अगर थोड़ा ध्यान से देखें तो हर स्टेशन ऐसा है जिसका सीधा कनेक्शन प्रोडक्शन, ट्रेड और जॉब से है।
इसलिए ये सिर्फ तेज सफर का आइडिया भर नहीं है। एक सिटी में रहकर दूसरी सिटी में काम करना, सुबह मीटिंग के लिए जाना और उसी दिन वापस लौट आना, अब ये सिर्फ थ्योरी नहीं रहने वाला। इसी वजह से इस बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को सिर्फ एक ट्रैवल प्रोजेक्ट के रूप में नहीं देखा जा सकता। ये भारत के इंडस्ट्रियल प्लस इकोनॉमिक बेल्ट को एक ही रिदम में मूव करने के लिए तैयार करने वाला एक बैकबोन जैसा है। कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि बुलेट ट्रेन बस एक ज्यादा तेज चलने वाली ट्रेन ही तो है, लेकिन असली डिफरेंस यहीं से शुरू होता है। बुलेट ट्रेन और नॉर्मल ट्रेन के बीच सबसे बड़ा फर्क स्पीड का है। जहां नॉर्मल ट्रेन जिस स्पीड पर चलती है, बुलेट ट्रेन उससे कई गुना तेज चलती है। नॉर्मल ट्रेन का डिजाइन ट्रैक के हिसाब से अडेप्ट किया गया होता है, जबकि बुलेट ट्रेन का डिजाइन हवा से लड़ने के बजाय हवा के साथ फ्लो करने वाला होता है। इसी वजह से बुलेट ट्रेन का फ्रंट हिस्सा एयरप्लेन के नोज जैसा या फिर एक बुलेट की शेप जैसा दिखाई देता है। ये एरोडायनामिक शेप हवा के रेजिस्टेंस को कम करती है, हाई स्पीड पर भी स्टेबिलिटी बनाए रखती है और नॉइज को भी कंट्रोल करती है। ये ऐसी इंजीनियरिंग है जहां साइंस प्लस सेफ्टी प्लस एफिशिएंसी तीनों एक साथ वर्क करते हैं। अब इतनी स्पीड होने पर किसी इंसान का, किसी गाय का या फिर हाथी जैसे बड़े जानवर का ट्रैक क्रॉस करने का चांस थ्योरी में भी अलाउ नहीं किया जा सकता। इसीलिए बुलेट ट्रेन के ग्राउंड लेवल ट्रैक्स पर स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी फेंसिंग, रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस जोन्स और फुल आइसोलेशन सिस्टम अनिवार्य बनाए जाते हैं। यहां ट्रैक कोई पब्लिक स्पेस नहीं होता, ये एक कंप्लीटली कंट्रोल्ड कॉरिडोर होता है। ये सिर्फ एक्सीडेंट से बचने का प्रिकॉशन नहीं है, इतनी हाई स्पीड टेक्नोलॉजी को सेफ तरीके से ऑपरेट करने का ये एक बेसिक रूल है। लेकिन यहाँ एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी सामने आती है। अगर रेलवे ट्रैक को पूरी तरह बंद कर दिया जाए तो दोनों तरफ रहने वाले लोगों और जानवरों की मूवमेंट प्रभावित हो जाती है। इस तरह की हाई स्पीड ट्रेनों के चलने वाले ट्रैक पर लेवल क्रॉसिंग स्थापित करना भी कठिन होता है। इसी का सलूशन है कि निश्चित दूरी पर हर इलाके की सोशल कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स और स्थानीय लोगों की राय लेकर ओवरब्रिजेस, अंडरपासेस या फिर सबवे क्रॉसिंग्स बनाए जाते हैं। इसका फायदा साफ है, इंसानों और जानवरों को ट्रैक के दोनों ओर सेफ तरीके से आने जाने का रास्ता मिल जाता है। बुलेट ट्रेन चलाने वाले विदेशी देशों में भी यही सिस्टम फॉलो किया जाता है। आज की नॉर्मल कम स्पीड वाली ट्रेन ट्रैक्स को भी जब लोग क्रॉस करते हैं तो लापरवाही जैसी वजहों से इंसानों और जानवरों के एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। ऐसे में बिजली की तरह निकल जाने वाली बुलेट ट्रेन्स की स्पीड कितनी डेंजरस हो सकती है, ये कल्पना से भी बाहर है। इसीलिए हाई स्पीड रेल सिस्टम में क्रॉसिंग्स को डिजाइन स्टेज से ही कंप्लीटली कंट्रोल किया जाता है। यहां एक बात और जोड़ना जरूरी है, बुलेट ट्रेन का स्वरूप, स्थान और देश के अनुसार फेंसिंग का प्रकार बदलता है। एलिवेटेड वायडक्ट्स, ऊंचे पुल जैसे ट्रैक में ट्रैक ग्राउंड लेवल पर नहीं होता, इसलिए लोगों और जानवरों का वहां पहुंचना संभव नहीं होता। ऐसे सेक्शंस में फेंसिंग की आवश्यकता नहीं होती। टनल और ट्रेंच स्टाइल कॉरिडोर्स जैसे सेक्शंस में भी फेंसिंग की जरूरत नहीं होती। टनल खुद ही एक फिजिकल बैरियर की तरह काम करता है, जो बाहर से किसी को अंदर प्रवेश करने से रोकता है। हालांकि टनल के अंदर कोई प्रवेश न करे, इसके लिए टनल के बाहर ग्राउंड लेवल पर मौजूद ट्रैक के आसपास फेंसिंग दिखाई देती है। इसके अलावा पहाड़ों और वाटर बॉडीज वाले क्षेत्रों में ये प्राकृतिक रूप से फिजिकल बैरियर की तरह काम करते हैं। फिर भी उस क्षेत्र की विशेषताओं को समझकर जरूरत पड़ने पर फेंसिंग लगाई जाती है। भूकंप जैसी आपदा संभावना वाले पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में, जैसे जलाशयों के ऊपर ब्रिज ट्रैक्स के चारों ओर फेंसिंग की जाती है। कुछ स्थानों पर बर्ड्स
और एनिमल्स के ब्रिज पर चढ़ने की छोटी सी संभावना हो सकती है। बर्ड्स के लिए ब्रिज ऊंचाई पर होने के कारण ये आराम करने की जगह जैसा लग सकता है, लेकिन बुलेट ट्रेन बहुत तेज गति से आती है, इसलिए ट्रेन के पास आते ही बर्ड्स आमतौर पर उड़ जाते हैं। एनिमल्स के चढ़ने की संभावना डिजाइन के कारण बहुत कम होती है। फिर भी जहां वाइल्ड लाइफ अधिक होता है, वहां जोखिम को देखते हुए फेंसिंग को और मजबूत बनाया जाता है। बुलेट ट्रेन के ब्रिजेस और वायडक्ट्स पर बर्ड्स या एनिमल्स के बैठने से रोकने के लिए स्मार्ट डिजाइन का उपयोग किया जाता है। एनिमल्स के चढ़ने की संभावना डिजाइन की वजह से बेहद कम रहती है, लेकिन वाइल्ड लाइफ रिच क्षेत्रों में सेफ्टी को ध्यान में रखकर फेंसिंग को अतिरिक्त मजबूत किया जाता है। इसके अलावा ट्रैक के एजेस स्मूथ और राउंडेड होते हैं। फ्लैट सरफेस नहीं होता, जिससे बर्ड्स बैलेंस बनाकर बैठ नहीं पाते। हाई स्पीड ट्रेन्स होने के कारण छोटा सा ऑब्स्ट्रक्शन भी दुर्घटना का कारण बन सकता है। इसलिए यहां सिर्फ फेंसिंग ही नहीं, बल्कि डिजाइन खुद एक सेफ्टी सिस्टम की तरह काम करता है। ये एक क्वाइट, इफेक्टिव और लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है। जब बुलेट ट्रेन स्टेशन के पास आती है तो उसकी स्पीड काफी कम कर दी जाती है। इसलिए कई जगहों पर रेलवे स्टेशन के आसपास ट्रैक के बिल्कुल पास फेंसिंग दिखाई नहीं देती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो एरिया खुला होता है। वहां आमतौर पर थोड़ी दूरी से रिस्ट्रिक्टेड या प्रोहिबिटेड एरिया होता है। साथ ही सीसीटीवी कैमरास, मॉनिटरिंग सिस्टम्स और सिक्योरिटी पर्सनल भी मौजूद रहते हैं। संक्षेप में 130 किलोमीटर पर आवर से कम स्पीड वाले ट्रेन्स के ट्रैक्स के लिए फेंसिंग की आवश्यकता नहीं होती। 130 से 160 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड वाले सेमी हाई स्पीड कैटेगरी में आने वाले ट्रेन्स के लिए फेंसिंग ऑप्शनल बट रेकमेंडेड होती है। 160 किलोमीटर पर आवर से 200 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड वाले ट्रेन्स के लिए ट्रैक के कुछ हिस्सों में फेंसिंग होती है और उन क्षेत्रों में प्रवेश पर नियंत्रण भी रहता है। 200 किलोमीटर पर आवर से ऊपर फेंसिंग ऑलमोस्ट मैंडेटरी होती है। 100% फेंस ट्रैक या फुली एलिवेटेड ट्रैक के बिना ट्रेन को ऑपरेट करना संभव नहीं होता। अगर यहां सिर्फ स्पीड की बात की जाए तो बुलेट ट्रेन स्टोरी अधूरी रह जाएगी, क्योंकि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन जिन इलाकों से गुजरती है वे सामान्य भूभाग नहीं है। कोयना, वरना, कच्छ, लातूर, उस्मानाबाद, ये सभी साइज्मिक एक्टिविटी वाले जोन्स हैं। इसीलिए इस ट्रेन में अर्थक्वेक डिटेक्टिंग सिस्टम दिया गया है। भूकंप के छोटे से छोटे सिग्नल्स को भी पहले ही डिटेक्ट करके सिस्टम को अलर्ट करने की व्यवस्था। यहां ह्यूमन रिएक्शन का इंतजार नहीं होता। अगर डेंजर महसूस होता है तो सिस्टम खुद एक्शन लेता है। और बात सिर्फ यही खत्म नहीं होती। ट्रैक के साथ साथ टेम्परेचर, रेन, विंड सब कुछ मॉनिटर करने वाले सेंसर्स लगाए गए हैं। तेज हवा है या वेदर अचानक बदल रहा है, ये सारी जानकारी रियल टाइम डेटा के रूप में कलेक्ट होती है। ये डेटा सीधे ड्राइविंग कैबिन तक पहुंचती है। यहाँ ड्राइवर की भूमिका भी बदल जाती है। सिर्फ अनुभव पर निर्भर रहना नहीं, बल्कि एडवांस्ड कम्युनिकेशन सिस्टम्स और डिस्प्ले यूनिट्स मिलकर ड्राइवर को सपोर्ट करते हैं। मेरे हिसाब से ये सिर्फ एक ट्रेन कंट्रोल सिस्टम नहीं है। ट्रेन प्लस टेक्नोलॉजी प्लस ह्यूमन जजमेंट एक साथ काम करने वाला एक मजबूत सेफ्टी नेट है। इसी वजह से इतनी हाई स्पीड पर भी ये सिस्टम स्टेबल तरीके से ऑपरेट कर पाता है। स्पीड हेडलाइन बन सकता है, लेकिन सेफ्टी ही इस बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की असल बैकबोन है। जब बुलेट ट्रेन का नाम आता है तो ज्यादातर लोगों के दिमाग में सिर्फ स्पीड ही आती है, लेकिन जो यात्री सफर करता है उसके लिए स्पीड से ज्यादा जरूरी होता है कंफर्ट। उदाहरण के तौर पर हाई स्पीड पर टनल से गुजरते समय एयर प्रेशर की वजह से हवाई जहाज जैसा डिस्कम्फर्ट कई लोगों को महसूस होता है। इसीलिए ये ट्रेन पूरी तरह एयर टाइट डिजाइन की गई है। अंदर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से थोड़ा सा ज्यादा पॉजिटिव प्रेशर में रखा जाता है ताकि पैसेंजर्स को पेन महसूस न हो। ये प्रॉब्लम का सलूशन इंजीनियरिंग लेवल पर ही दिया गया है। अब नॉइज की बात करें तो इतनी तेज चलने वाली ट्रेन में
साउंड कंट्रोल एक बड़ा चैलेंज होता है। डबल एयर एल्यूमिनियम बॉडी, बोगी हिस्से में साउंड एब्जॉर्बिंग कवर्स, एयर टाइट फ्लोरिंग, प्रॉपर इंसुलेशन, ये सब मिलकर अंदर का सफर ऑलमोस्ट साइलेंट जैसा बना देते हैं। अब इंटीरियर पर आते हैं। इस ट्रेन में स्टैंडर्ड, फर्स्ट, बिजनेस 3 क्लासेस हैं। सीट डिजाइन पूरी तरह कन्वीनियंस पर फोकस करता है। लेग स्पेस काफी जेनरस है ताकि लॉन्ग ट्रैवल में भी फटीग महसूस न हो। ओवरहेड लगेज रैक्स, सॉफ्ट लेड लाइटिंग, रीडिंग लैंप्स, मोबाइल लैपटॉप चार्जिंग पॉइंट्स, छोटी छोटी डिटेल्स, लेकिन जर्नी में बड़ा डिफरेंस बनाने वाली चीजें। मेरे हिसाब से इन सबको मिलाकर देखें तो ये सिर्फ एक फास्ट ट्रेन नहीं है। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन एक नेक्स्ट लेवल ट्रैवल एक्सपीरियंस है जो सफर को सच में एफर्टलेस बना देता है। भारत की बुलेट ट्रेन एक ही दिन में एक ही अनाउंसमेंट से पटरी पर उतरने वाली चीज नहीं है। ये एक प्रोसेस है, चरणों में आगे बढ़ने वाली एक यात्रा। पहले फेज में ही सूरत से बिलिमोरा तक 2027 अगस्त 15। इस डेट का अपना सिग्निफिकेंस है, लेकिन ये कोई शो ऑफ स्टार्ट नहीं है। यहीं से रील ऑपरेशन शुरू होता है। अगले फेज में वापी सूरत सेक्शन खुलेगा। इससे ऑलरेडी एक्टिव सेक्शन को कंटिन्यूटी मिलेगी। फिर रूट एक्सपैंड होगा। वापी अहमदाबाद, यहीं पर वडोदरा, भरूच जैसे मेजर सिटीज कनेक्ट होंगे। ये सुनते ही समझ में आ जाता है, प्लानिंग बिल्कुल भी रैंडम नहीं है। इसके बाद थाने से अहमदाबाद तक नेटवर्क लगभग कंप्लीट शेप में आ जाएगा और आखिर में मुंबई से अहमदाबाद तक पूरा 508 किलोमीटर। टारगेट बताया गया है 2029। यहां एक बात नजरअंदाज नहीं की जा सकती, ये जल्दी खत्म करने वाला अप्रोच नहीं है। सेफ्टी, स्टेबिलिटी, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, इन सबको ग्राउंड लेवल पर वेरीफाई करने के बाद आगे बढ़ने की स्ट्रैटेजी है। मेरे हिसाब से इतने हाई स्पीड सिस्टम को एक साथ लॉन्च करने के बजाय हर फेज को मजबूती से बिल्ड करना लॉन्ग रन में ज्यादा कॉन्फिडेंस देता है। इसीलिए ये फेज वाइज जर्नी भले ही स्लो लगे, लेकिन फ्यूचर में एक सॉलिड सिस्टम बनने के लिए यही अप्रोच सबसे बेहतर लगती है। अब सबसे अहम सवाल यही है, भारत को इससे वास्तव में क्या बदलाव मिलने वाला है? अगर इसे सिर्फ एक फास्ट ट्रेन स्टोरी मान लिया जाए तो इस प्रोजेक्ट की वैल्यू कम करके देखी जाएगी, क्योंकि यहां जो बदलाव हो रहा है वो सिर्फ ट्रैवल स्पीड तक सीमित नहीं है। बिजनेस ट्रैवल एक नए रिदम में जाने वाला है। मुंबई, अहमदाबाद, ये 2 सिटीज सिर्फ मैप पर नहीं, इकोनॉमी में भी एक साथ मूव करने वाला एक इंटीग्रेटेड जोन बनेंगे। इसका असर नेचुरली टूरिज्म पर भी दिखेगा। वीकेंड ट्रैवल, शॉर्ट ट्रिप्स, अब इन्हें प्लान करते समय मिलेगा या नहीं वाला टेंशन कम होगा। इसके पीछे एक और बड़ी लेयर है, थाउजेंड्स ऑफ जॉब्स। कंस्ट्रक्शन से लेकर ऑपरेशंस तक मल्टीपल स्किल लेवल्स पर एम्प्लॉयमेंट। रोड और एयर ट्रैफिक पर जो प्रेशर है वो धीरे धीरे कम होना एक नोटिसेबल चेंज होगा। फ्यूल सेविंग, क्लीनर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, इनका इंपैक्ट एनवायरनमेंट पर भी पड़ेगा। मेरे हिसाब से इसका सबसे बड़ा आउटपुट सिर्फ एक कॉरिडोर तक सीमित नहीं है। अगर ये प्रोजेक्ट सफल होता है तो फ्यूचर बुलेट ट्रेन कॉरिडोर्स के लिए ये भारत में वर्क करेगा, ऐसा कॉन्फिडेंस बनेगा। इसीलिए इसे सिर्फ एक ट्रेन लॉन्च की तरह नहीं देखा जा सकता। ये भारत के लिए धीरे धीरे ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर लीग में कदम रखने का एक अहम मोमेंट है। 15 अगस्त 2027 इंडिया के इंडिपेंडेंस डे पर एक नई इंडिया की जर्नी भी शुरू होगी। सूरत बिलिमोरा से लेकर मुंबई अहमदाबाद तक। ये सिर्फ एक ट्रेन की कहानी नहीं है, ये इंडिया की फ्यूचर मोबिलिटी स्टोरी है। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। आप बुलेट ट्रेन में सबसे पहले किस सिटी तक जाना चाहेंगे? ऐसे ही साइंस, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर को आसान भाषा में एक्सप्लेन करने वाले वीडियोस के साथ अगली वीडियो में मिलते हैं।